हेलो दोस्तों, आज मोनिका 2 महीने की बीमारी की छुट्टी के बाद पहली बार ऑफिस जा रही थी। मोनिका की देवरानी वंदना ने अपने हाथों से मोनिका के लिए टिफिन तैयार किया था। वह किचन से बाहर आते हुए बोली, भाभी आपका टिफिन, और मोनिका के करीब पहुंची तो मोनिका उसे गले लगा लिया। मोनिका की आंखों में आंसुओं की झड़ी बहने लग गई। उस वक्त मानस पटल पर अतीत की यादें चलचित्र की भांति अंकित होने लगी। छोटे से गांव से माया नगरी मुंबई के पॉश इलाके में बहू बनकर आने वाली वंदना के लिए अब नानी ससुराल की बहुत बड़ी तारीफ थी। कठिन रास्ता था। शादी के बाद इतनी इकलौती जेठानी के पैर छूने के लिए झुकी तो मोनिका पीछे हटते हुए बोली, ओ व्हाट इज दिस, यह किस जमाने में रहती हो गंवार कहीं की, आजकल कोई पैर छूता है क्या? यह हाईटेक युग है, हेलो हाय होता है। यह लगता है कि ग्रेजुएट भी नहीं है, फिर भी तभी गले से मिलकर वंदना। अजित हंसते हुए कहा। वंदना आगे बढ़ी तो मोनिका ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, बस बस दूर दूर रहो, नमस्कार कर दो, मैं मान लूंगी। वंदना दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार कर आगे बढ़ी गई थी। शादी के पहले दिन से ही जेठानी मोनिका का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ था। हाईटेक सिटी मुंबई की गलियों में बचपन बिताने वाली मोनिका को किसी ठेठ गांव की लड़की बतौर अपने देवरानी कतई पसंद नहीं थी। मोनिका ने अपने देवर अजीत की शादी अपने मामा की इकलौती बेटी लवलीना से करवाने के लिए बहुत हाथ पैर मारे थे, परंतु अजीत ने उस पर हाँ नहीं किया था। लवलीना मॉडलिंग करती थी और शहर के स्थानीय फैशन शोज में नियमित रूप से शरीफ होती थी। फैशन शोज के लिए वह देश के अन्य शहरों में भी अक्सर जाया करती थी। लवलीना का ताल्लुकात हाई फाई सोसाइटी से था। जूही स्कीम इलाके में स्टार बेटियों के साथ स्वच्छंद जीवन का लुत्फ उठाने वाली लवलीना फिल्मों में भी अपना नसीब आजमा रही थी। मोनिका किटी पार्टियों में शॉपिंग और पिकनिक पर जाया करती थी। वो बहुत बड़ी मॉडलिंग थी, जिससे देख उसकी जो देवरानी थी वो गांव की गंवार थी। अजित मेडिकल का छात्र था। जब वह एमबीबीएस के अंतिम वर्ष में स्टडी कर रहा था तभी अपने मित्र सुमित के विवाह में शरीक होने के लिए वो गांव गया। वह पहली बार किसी गांव गया था। पर्वतों की तलहटी में बसे इस गांव के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर वह अभिजीत को पहली नज़र में ही इस गांव से प्यार हो गया था। गांव के चारों ओर आच्छादित हरियाली दूर दूर तक लहलहा रही थी। खेतों में कूदती चिड़िया, हरे भरे वृक्षों का वृंदावन बहुत अच्छा लग रहा था। अमराइयों में कूदती कोयल आदि ने अजित को इतना प्रभावित किया कि वह शादी के बाद भी कई दिनों तक अपने दोस्त के घर ही रुक गया। अपने दोस्त के विवाह में ही अजित ने वंदना को देखा था। विवाह के 2 दिन पूर्व आयोजित संगीत संध्या में उसने वंदना को गाते और नृत्य करते हुए पहली बार देखा था। संगीत संध्या की रात को नींद ने अजीत को आंखों में किनारा कर दिया। रात भर उसी की आंखों में सामने वंदना का चेहरा ही घूम रहा था। उसे लग रहा था अब वह उसकी तलाश पूरी हो गई है। उसके दिमाग में जीवन साथी की तस्वीर थी। सुमित के विवाह के बाद अजीत ने वंदना के बारे में छानबीन शुरू कर दी। उसने प्रवीण के पिता शिवशंकर प्रसाद से इस बारे में पूछा। बेटा, वंदना पंडित प्रसाद की ज्येष्ठ कन्या है, सेवानिवृत्त अब विध्यापक हैं, जो 2 वर्ष से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और वंदना कक्षा 10वीं की उत्तीर्ण छात्रा है। वो अब नहीं पढ़ाई करती है। लड़की बहुत ही संस्कारी सुशील है। वह बहुत अच्छा गाती है। प्रवीण के विवाह में संगीत संध्या में तुमने वंदना के गीत तो सुने ही होंगे। बहुत अच्छा गाती है और बहुत ही चरित्रवान है। उनकी बिरादरी के कई लोग वंदना को देखने आते हैं, पर दहेज पर बात फिसल जाती है। वंदना छोटी भी और बहनें हैं, जिससे उनके माता पिता ज़्यादा दहेज नहीं दे सकते थे और उनके पिता का आकस्मिक निधन हो गया था। शिवशंकर प्रसाद की बातों से अजीत के मन में लड्डू फूट रहे थे। वह जल्दी से जल्दी मुंबई जाकर इस संबंध में अपने माता पिता से बात करना चाहता था। शिवशंकर ने अल्पविराम के बाद कहा, बेटा, कोई निर्णय लेने से पहले माता पिता से एक बार जरूर बात कर लेना, उनकी क्या राय है। जरूर अंकल, मैं कोई निर्णय लेने से पूर्व माता पिता से जरूर बात करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पसंद ही मेरे माता पिता की पसंद होगी। अंकल, वंदना तो मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गई है। मैं ऐसी ही लड़की को अपने जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ, जो कि हर तरह से परिपूर्ण हो। वंदना का मन ताल के स्वच्छ जल की तरह निर्मल है, जिसके भीतर सहजता से झांककर ताल को देखा जा सकता है। अंकल, सुमित के विवाह के दौरान हमारी कई बार मुलाकात हो चुकी। मैं कल ही मुंबई जा रहा हूँ। आप चाहे वंदना के पापा से बात कर सकते हो। अजित उत्साहित होकर बोल रहा था।
अरे भाभी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मुझे लवलीना पसंद नहीं है। मेरी और उसकी सोच में जमीन आसमान का अंतर। भाभी, मैं सीधा साधा लड़का हूँ, जबकि लवलीना हाई फाई। अजीत मुस्कुराया और कहा कि मुझे वो पसंद नहीं। मोनिका ने अजीत की बात काटते हुए कहा, क्या बुराई लवलीना में? देखने में तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, पढ़ी लिखी है, अच्छी सोसाइटी में रहती है, क्या प्रॉब्लम है? कहते हुए मुंह फुलाकर बैठ गई कि मेरी बहन को दोष लगा रहे हैं, और वहां से उठकर चली गई। मोनिका एक सरकारी बैंक में नौकरी करती थी, सो वह हमेशा अपना टिफिन खुद बनाकर सुबह 9 बजे अपनी स्कूटी की बैंक चली जाती थी। शाम को 5 बजे के आसपास लौटती। वंदना से मोनिका इस कदर नाराज थी कि वह उसके हाथ की चाय तक नहीं पीती थी। मोनिका के बैंक जाने के बाद वंदना का किचन में प्रवेश होता था। वंदना के सास ससुर मोनिका को तेज तर्रार स्वभाव से भली भांत परिचित थे, पर कौन जानता था कि किसके मन में क्या चल रही है। और जेठानी की डायलॉगबाजी खत्म हो गई हो तो अब हम अंदर चलें क्या? मुझे और अजीत को जोर से भूख लगी है। दरवाजे के बाहर खड़े रोहन ने अजीत की ओर देखा, मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ भाई, खत्म हो गई है हमारी डायलॉगबाजी। आप सब भीतर आइए, मैं भाभी को अपने कमरे में बिठाकर आप सभी के लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ। कहते हुए वंदना ने अपने दोनों हाथ मोनिका की तरफ बढ़ा दिए, जिन्हें उसने कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे वंदना का सहारा लेते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। अरे भाभी, आप कहाँ खो गई? अब आपने तो मेरा हाथ छोड़ा ही नहीं। आपने कब से इसे कसकर पकड़ रखा है? आपको बैंक जाने में देर हो रही है। वंदना ने कहा, ओ सॉरी सॉरी वंदना, मैं तो अतीत में खो गई थी। कहते हुए मोनिका ने वंदना के हाथ से टिफिन लिया और अपने पति रोहन के साथ धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने लगी।